बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। एक सेकंड, ये मैं कब ठीक कर लूं ताकि अमला हसन को फिर मुझ पे एतराज करने का मौका मिले। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और एक्सप्रेसो के नए एपिसोड को देखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूँ अरमला। आज भी उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और तमाम पाकिस्तानियों को अचानक वाली छुट्टी मिलने के बाद बहुत खुशी हुई होगी और आप सबके हाथ दुआ में इस वक्त उठे होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि आज मैच है क्रिकेट का जो है ना, जिसे कहना चाहिए कि महराज है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में और T20 है और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है और बाद में भी हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे और जीते थे। ये हम भूल नहीं सकते हर चीज हम 1992 के वर्ल्ड कप से मिला रहे हैं और मैं जितने भी जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको सुन रही हूँ, कह रही जिस सिनेरियो कुछ इस तरह का बन रहा है जैसे 1992 में था, तो अल्लाह करे एंड भी वही वाला हो। ये वाली दुआ ज्यादा जरूरी है। मतलब बाबर आजम वजीर आजम बनेंगे आप ये कह रही हैं? नहीं ये एंड में ये हुआ? नहीं प्लीज अच्छा, ऐसा नहीं है। ओके चले जी, बड़ा मैच है आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। आपको सब पता है भाई, व्यूअर्स को सब पता है, हमसे ज्यादा पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम तो याद दहानी करा रहे हैं कि घड़ियां मिला लीजिए। जबरदस्त मैच होने जा रहा है और आज तो छुट्टी भी है। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि नॉर्मली जो सफर में सुबह ऑफिस का 22 से 23 मिनट में तय करता था, आज वो 14-15 मिनट में मैंने मुझे लिटरली ऐसी खाली रोड मिली, फिर मुझे याद आया कि हमारी जिंदगी में तो छुट्टी नहीं है ये वाली, वैसे तो हमने की है लेकिन जनाब उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैच के लिए आप भरपूर तरीके से तैयार होंगे। मैच 1 बजे होगा जी आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो जल्दी उठ जाइएगा और बिल्कुल मिस करने की कोशिश ना कीजिएगा क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, आगे पता नहीं। और एक जो दिलचस्प बात मैच के हवाले से आ रही है कि जितने भी मुख्तलिफ टीमों के बड़े प्लेयर्स हैं वो इस मैच से ज्यादा फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई एक तो पाकिस्तान के वापस आने से टूर्नामेंट में स्पाइस वापस आ गया और दूसरा वो कह रहे हैं कि हमें अगर फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो जाए तो क्या बात है। लोग तो कह रहे हैं मुंह में पानी आ रहा है हमें सोच सोच के, इतना जबरदस्त। लेकिन ना बस अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह मियां खैर करे, ये दुआ मांगे क्योंकि जितनी हमने दुआओं से तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल पहुंचाया, अल्लाह करे फाइनल में पहुंच जाए। जी आज यौम इकबाल है, 146वां यौम विलादत है अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का और उसी हवाले से आज जो है पूरे मुल्क में छुट्टी का ऐलान किया गया कल अचानक से, और ये अचानक की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इससे पहले जब छुट्टी होती थी यौम इकबाल पे टेलीविजन के ऊपर, अखबारों के अंदर, अखबारों में तो खैर अब भी है लेकिन टेलीविजन के ऊपर खुसूसी प्रोग्राम्स होते थे, तवज्जो दी जाती थी। लेकिन इस दफा शायद उतनी तैयारी नहीं है। बहुत बेहतर होता कि इस छुट्टी के साथ हम डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीमात हैं, जो उनकी शायरी है, जो उनका फलसफा है एज फिलोसफर, वो भी अपने नौजवानों तक, अपने यंगस्टर्स तक पहुंचाते हैं। और ये जितनी गैर यकीनी है ना, ये हमारे नौजवान के अंदर जो मायूसी है, अदम एतमाद है, हम अगर अल्लामा इकबाल की कुछ तालीमात पहुंचाना शुरू कर दें अपनी यंगस्टर, अपनी यूथ तक, तो मुझे लगता है इसमें बहुत हद तक कमी वाक़या हो सकती है। इस पे हमने इन डिटेल भी आगे जाके बात करनी है। आज हमारा पूरा सेगमेंट इस हवाले से डेडिकेटेड है, लेकिन चूंकि हमारा आगाज प्रोग्राम का हमेशा सियासत से होता है तो आज भी हम सियासत की बात करेंगे। आज की बड़ी खबर वही हालात हैं, हंगामा आराई है और ख़त्म होती नज़र नहीं आती हंगामा आराई, बल्कि हम अगर कहें कि हर गुजरते दिन के साथ इस टेम्परेचर के अंदर मजीद इजाफा हो रहा है तो गलत नहीं होगा। सियासी महाज के साथ साथ इस वक्त जो इंतज़ामी और कानूनी महाज हैं ये भी गर्म हैं और इस पर भी कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। ये जलाओ घेराव अब ऐसा लगता है कि हमारी खबरों का भी और हमारी रूटीन का भी हिस्सा बन गया है। लोग बहुत परेशान हैं इस सारी सूरत हाल में कि मुल्क किस जानिब जा रहा है। एक जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमले की FIR के इंदराज पर तनाज़ा जारी है। इमरान खान दर्ज जो की गई है FIR, कल उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने उसको मानने से इनकार किया, रिजेक्ट किया और वो 3 शख्सियात के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करने पर मुसर हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 2 खत लिख दिए हैं। पहला खत उन्होंने अरशद शरीफ साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके कत्ल की तहकीकात, और दूसरा खत इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के हवाले से तहकीकात के लिए लिखा है। प्राइम मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस साहब से ये उस खत के अंदर इस्तदा की है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं और उसमें मुख्तलिफ सवालात उन्होंने लिखे हैं कि इनका हमें जवाब चाहिए, इनका जवाब तलाश करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने अपने खतूत में दोनों वाक़यात से मुतालिक 5 सवालात उठाए हैं जो उनके नज़दीक हल तलब हैं। उधर FIR के इंदराज के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ का जुर्मा शहरों में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। दोनों शहरों का राबता भी कट चुका है। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जबकि हुकूमत ने रास्तों की बंदिश और एहतजाज के मामले पर PTI की सूबाई हुकूमतों पर सहूलत कारी का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अल्टीमेटम दिया है कि सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी पूरी करें,
सड़कों को शरपसंदों से खाली करवाएं, वरना आईनी नताइज के लिए तैयार हो जाएं। आईनी नताइज क्या हो सकते हैं? जाहिर है गवर्नर राज के इशारे दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज गवर्नर पंजाब ने भी सूबे में गवर्नर राज का इंदिया देते हुए वाजे किया है कि अगर ऐसे हालात रहे तो सूबे में गवर्नर राज लगाया जाएगा। इससे पहले भी पीटीआई रहनुमा अमीन मुकाम भी पंजाब के और केपीके में गवर्नर राज लगाने की तजवीज दे चुके हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हमने भी बात। हमारे साथ बहुत दिनों के बाद अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड पीटीआई लीडर, जिनको पीटीआई के लोग बड़ा प्यार करते हैं और एज अ ह्यूमन, एज पर्सन हम भी अली भाई से बड़ा प्यार करते हैं। बहुत अरसे के बाद अली भाई आपसे मुलाकात हो रही है। गुड मॉर्निंग। पहले तो बताइए ठीक ठाक है आप इस सारे सिनेरियो के अंदर? सब ठीक चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो कुछ वाक़यात हुए हैं वो दिल अफसरदा कर गया, क्योंकि मामला फिर ठीक हो जाएंगे, अल्लाह बेहतर करेगा, लाइफ विल बी नॉर्मल एज यूजुअल, लेकिन अर्श शरीफ नहीं होगा हमारे बीच में। और जो आंसू गिरे हैं आज़म सलाती साहब के, वो दर्द जो उन्होंने महसूस किया है और जो हम सब ने फील किया है, ये चीजें बड़े तल्ख दाग जो है वो छोड़ गई है। जिस तरह जो एक शीशा है उसमें जब एक किरची, एक निशान आता है तो वो 100 साल बाद भी रहता है। तो ये तकलीफें रहेंगी। और ये जो खून गिरा है, खून नाहक अर्शद शरीफ साहब का, इसका जिसने भी किया है उसको दे हैव टू पे द प्राइस। जहां तक आज के दिन के हवाले से मैं पाकिस्तानी कौम को ये जरूर कहना चाहता हूँ कि वो कौमें ही जिंदा रहती हैं जो अपने मेमारों को याद रखती हैं, जो अपनी असास से जुड़ के रहती हैं। और आज अल्लामा इकबाल का डे है, इकबाल डे है, और ये हमारी एक नाकामी रही है माजी में हम सब की, कि उस तरह से जिस हमारे बचपन में इकबाल डे मनाते थे और हमें पता होता था क्यों मना रहे हैं और इकबाल की विजन क्या है। आज के बच्चे जो मुख्तलिफ, खासकर जो मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, ज्यादा जोर जहाँ अंग्रेजी पे है, उनको ये बताना जरूरी है कि अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, मीडियम ऑफ एजुकेशन, लेकिन अंग्रेज से आजादी हमने हासिल की। और उस आजादी के मेमार जो थे वो अल्लामा इकबाल थे, जिन्होंने फरमाया था कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रख्त सफर अमीर कारवां के लिए। या उन्होंने ये भी कहा था, मैं तमाम नौजवान जो स्ट्रगल कर रहे हैं एजुकेशन में, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनको मुश्किलात का सामना है, जो हमारे कारकुन पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए सियासी जद्दोजहद करें पुरअमन, उनको यही कहना चाहता हूँ आज इकबाल डे के हवाले से कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। और हम आशियाना बनाने नहीं आए, हम इस मुल्क को एक खूबसूरत मुल्क बनाने आए हैं। मेरी तो आखिरी बात इस पॉइंट पे ये है कि काश हमारी जिंदगी में, और हम वो स्ट्रगल करें, वो नुक्ते पे हम पहुंचे कि जो विजन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस मुल्क के लिए थी, जो हकीकी आज़ादी है, वो क्या है? वो ये है कि मैं एक आज़ाद मुल्क हूँ, मैंने अपने फैसले करने हैं, हमारे अवाम ने फैसला करना है यहाँ हुकूमत किसकी होनी है। हम उन ताकतों से जिनसे 75 साल पहले आज़ादी ले चुके, उनको ये इख्तियार दोबारा तफवीज़ नहीं कर सकते कि वो नए दौर के वायसराय बन के हमारे मुल्क के फैसले करें। ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, सियासत की जानिब भी अब हम थोड़ा सा अगर जिक्र करें तो कल सुप्रीम के हुक्म पर आईजी पंजाब ने इमरान खान साहब पर जो फायरिंग का है उसकी एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कल इससे मुस्तरद किया। इमरान खान साहब ने ट्वीट भी की, उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी की एफआईआर जो है वो नहीं हुआ, जिन 3 अफराद का उन्होंने जिक्र किया उनके खिलाफ ही वो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। क्या तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली होगी? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन अब चूंकि आप लोगों ने उसको मुस्तरद किया है, अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी? दो नुकात हैं इसमें, पहली रियासती और दूसरी सियासी। रियासती पे पहले बात कर लेते हैं कि जब किसी के साथ कोई वाकया होता है तो वो उस शख्स का हक है कि वो अपना मुस्तगीस जो है अपनी मर्जी की एफआईआर लिखवाए, क्योंकि हर शख्स को पता होता है, अंदर से उसको पता होता है, और हर चीज की सबूत उस वक्त उस सेकंड नहीं होते, वो निकल आते हैं बाद में, लेकिन आपको पता होता है कि आपको थ्रेट कहां से है। तो और ये बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कई महीनों से वो कर रहे हैं, यानी कि वाकई की बात की तो उनका हक है और था कि उनकी मर्जी से एफआईआर लिखी जाए, नंबर 1। लेकिन अगर उसमें कोई इशू था भी, नहीं हो रहा था, प्रेशर था ताकतवर हलकों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस, ये सारे हमने ये चीजें सारी सुनी, तो ऑटोमेटिकली एक खुदकार निजाम को फौरी अमल में आना चाहिए था।
कि FIR का कजिया तो खत्म होगा, लेकिन एक इमीडिएट FIR, ये जो अभी इन्होंने परसों रात कटवाई है, ये पहले दिन काट देते अगर यही करना था, क्योंकि ये कार्रवाई जो उन्होंने डाली है उसकी वजह क्या है? देखें, उसकी वजह यह है कि जब तक FIR आप नहीं काटते तब तक जो पुलिसिंग का खुदकार निजाम है जो ऑटोमेटिक चलता है वो हरकत में नहीं आता। ये ऐसे ही है जैसे जब तक आप इग्निशन में चाबी नहीं घुमाएंगे तो 5 करोड़ की गाड़ी हो वो चलेगी नहीं। तो वहाँ पुलिसिंग, क्राइम सीन को प्रिजर्व करना, वहां से बुलेट्स उठाना, वहां लोकल लेवल पे फॉरेंसिक्स करना, वहां FSL को सारी स्वैब्स भेजना, उस क्राइम सीन जो कंटेनर था वहां उसको प्रिजर्व करना। क्योंकि जब हमारी टीम ने, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ खान साहब की जो टीम है, अहमद नियाजी वगैरह और अली और सारे जितने हैं, मैं आप सबको हाफिज फरत, आप सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह आपने अपनी जान पे खेल के खान को विद इन सेकंड्स आपने एवेक्यूएट किया है, तो वो जब इवैक्यूएट हुए हैं तो वहां तो आम लोग थे, वो तो खान साहब और बगदड़ के बाद और ये फायरिंग के बाद तो ज्यादातर लोग फिर चलते चले गए ना। ये वाकया हो गया, जो पुलिस थी उन्होंने उस कंटेनर को फ्री फॉर ऑल छोड़ा और उस जगह को उसको प्रिजर्व नहीं किया और 5 दिन तक ये होता रहा। क्या सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी था इस सारे काम को करवाने के लिए? पंजाब पुलिस की और रियासत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये जो पंजाब पुलिस, दूसरा नुक्ता ये है कि अभी तो जो होना था वो हो गया, FIR हो गई हमारी, हमने इसको रिजेक्ट किया है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एक कानूनी काम स्टार्ट हो गया है। अब इस पे जो शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है कि इस पे हुकूमती खत के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जज साहिबान के नीचे इस पे कमीशन बनाए, मैं समझता हूँ ये एक इंडिपेंडेंट एक अपॉर्चुनिटी है हुकूमती ऐवानों को अपने आप को क्लियर कराने के लिए। क्योंकि मैंने कल एक बात की है और आपके प्रोग्राम में भी कर रहा हूँ, ये हमला चेयरमैन इमरान खान पे नहीं, ये हमला एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे है, जिनके नीचे तमाम हुकूमती और रियासती इदारों ने काम किया है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एक्स बॉस पे जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं उनकी जान पे हमला हुआ है। ये सिर्फ तरीके इंसाफ का केस नहीं है, ये इन इदारों का भी है, ये उर्मिला साहब आपका भी है, भाईजान आपका भी है, तमाम पाकिस्तानियों का केस है कि मेरे साबिक वजीर आजम पे हमला किसने किया। अच्छा, मैं थोड़ा सा उलट जाऊंगा। मेरे ख्याल में साबिक वज़ीर आज़म से भी पहले एक पाकिस्तानी का मामला है, उसके बाद ही हमारे सब ओहदे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो एक पाकिस्तानी होना काउंट होता है। आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि पंजाब पुलिस की इस नाअहली, बकौल आपके जो नाअहली रही है, 4 साल से आप पंजाब में हुकूमत में हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी ली है कि आप पंजाब पुलिस के इतने IGs तब्दील करने के बावजूद उसको खतूत पे नहीं ले पाए कि वो एक FIR काटती, बगैर प्रेशर के काटती, इनिशियल काट देती, आपकी मंशा के मुताबिक ना काटती। कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारी लेते हैं पंजाब हुकूमत जो PTI की नहीं कर पाई पुलिस को, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब के हवाले से आप कह रहे हैं सबसे तो इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं वो, प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, DGC ISI, इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, गालिबन कोई बड़ा ओहदा सिवाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नहीं है जिससे उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। तो इतने इस्तीफों के मुतालबों में कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इदारे अपने चार्टर के मुताबिक, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक परफॉर्म कर पाएंगे जब इतना प्रेशर उनके सरबराहों पर डाल दिया जाएगा? अली मोहम्मद खान साहब, देखिए, पंजाब पुलिस का जहां तक ताल्लुक है, यस, हमें उस पर ज्यादा काम करना चाहिए था। और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में हमें नासिर दुरानी साहब मिल गए, परवेज खान खटक साहब के नीचे, KP पुलिस पहले भी निस्बतन बेहतर थी, लेकिन उसको बहुत हद तक मजीद बेहतर कर गए वो। तो पंजाब में ज्यादा काम हमें करना चाहिए था। इस बार अगर मौका मिलेगा इंशाल्लाह, मेरे ख्याल में हमें ये 2-3 चीजें पंजाब में फौरी करनी है, पंजाब की पुलिसिंग को मजीद बेहतर करने के लिए, और उसमें ड्रास्टिक रिफॉर्म्स, और उसके साथ साथ जो निज़ाम है, जुडिशल सिस्टम है, उसके लिए जाहिर है लॉ मेकिंग को जज साहबान नहीं कर सकते, वो तो मौजूदा लॉ पे फैसले करते हैं। तो पुलिसिंग के साथ साथ उसके बाद प्रोसिक्यूशन का सिस्टम और जो जुडिशल सिस्टम है उसकी बेहतरी के लिए हमें फौरी तौर पे ड्रास्टिक हंगामी बुनियादों पे हमें लेजिस्लेशन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने तो करना नहीं है, उनको ये सिस्टम सारा सूट करता है। जहां तक इस्तीफों का ताल्लुक है, तो उसमें जिन लोगों पे, जिम्मेदार लोगों पे इल्जाम है, उनके नीचे तो आप मुझे बताएं किस तरह ये पॉसिबल है। तो आपका सवाल अपनी जगह पे दुरुस्त होगा कि इतने ज्यादा इस्तीफे अगर आ जाते हैं तो फिर आगे क्या होगा, लेकिन जिन पे इल्जाम है कम से कम वो लोग जो हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो खत लिखा गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट के नीचे ये कमीशन बनता है और उनके नीचे ये जिम्मेदारी स्टार्ट होती है, तो उस पर फिर सबका एक एतमाद हो जाएगा कि चलो अब जो है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाएगी। सही। अली मोहम्मद खान साहब, अभी आपने पुलिस रिफॉर्म्स का जिक्र किया और कल FIR दर्ज होने के मामले पर राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा तंज
कि अगर ये अपनी हुकूमत में FIR तक नहीं कटवा सकते तो इनकलाब क्या लाएंगे, या जो मार्च है उस पर भी उन्होंने सवालात किए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी जब सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत नहीं बननी चाहिए, अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो उसको इख्तियार भी मिलना चाहिए। अगर आइंदा इलेक्शन में जो भी सूरत हाल होती है तो क्या अगर इत्तेहादी हुकूमत बनाने के हवाले से कोई मामलात हुए तो क्या तहरीक इंसाफ इस पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी? देखिए, राना साहब की मुझे अब क्या बात बताते हैं, वो तो एक मजबूर और बेकस किस्म का आदमी है जो इस्लामाबाद में बैठ के रोज जो है अपना सारा गुस्सा रियासत का, हुकूमत का, सब चीजों का जो है वो निकाल के वो घर चले जाते हैं। उनके पास क्या इख्तियार है? वो इस्लामाबाद के 25 किलोमीटर के बाद तो वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ये यहाँ साथ ही अटक और ये साथ ही जनाब यहाँ पे वहां तो वो जा नहीं सकते ना, उनके पास कोई इख्तियार है। और हमें ये कहना कि आप एक FIR नहीं करवा सके, भाईजान आपके दौर में जब मॉडल टाउन में इतनी ज्यादा किलिंग्स हुई, आप मुझे बताएं आपने कब FIR करवाया था? और आप क्या नहीं कहते थे कि आपने नहीं करवाया, आपके पास इख्तियार नहीं है? तो आप ये इख्तियार की बातें छोड़ें। हमें पता है आप कितने कुल इख्तियार है, और हमें पता है आप कितने मजबूत मैंडेट से आए, और हमें ये पता है कि आप रात के 12 बजे जो मरासले की छतरी पे उतर के आए हैं, तो आपकी छतरी में हवा कौन सी बैरूनी ताकतों ने भरी थी, और ये सबको पता है। तो ये राना साहब ये वाले शोषित करना है वो छोड़ें, एक सीरियस किरदार अदा करें। और कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उसमें बड़ी गैर जिम्मेदार गुफ्तगू की है। उनको मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ हुकूमती तमाम लोगों को कि आप सियासत करें, मजहब को उसको नेगेटिव सेंस में बीच में लेके ना आए, क्योंकि पहले ही ये केस बन चुका है, पहले ही सारा ये हो चुका है कि आपने पहले से इमरान खान साहब के खिलाफ एक मजहबी मुनाफरत पे प्रोपेगेंडा किया, एक एजेंडा बेस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV में जाके 2 फेडरल मिनिस्टर्स ने की, और उसके बाद ये मौसूफ जो आए हैं जिन्होंने अटैक किया, जो पता नहीं कभी मस्जिद का मुंह भी देखा है कि नहीं, क्योंकि उनके लोकल लोग तो कहते हैं कि वो तो उनको कभी हमने नहीं देखा। वो इस बुनियाद पे कि जनाब यहाँ पे ये अजान जो है के वक्त ये म्यूजिक चलता था तो मैंने ये किया, तो ये सारी चीजें ये कड़ियां जो हैं, तो क्या आप पहले से ये केस बनाने के लिए बैठ गए थे कि हमने ये सारा करना है? जो इमरान खान साहब ने 24 सितंबर को वार्न भी किया था कि मुझ पर ऐसा अटैक ही करेंगे, इस वजह से उन्होंने फेडरल मिनिस्टर्स के जरिए मेरे खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया है। तो मैं खुदारा सबको ये कहूंगा कि सियासत करें, लेकिन मजहब की बुनियाद पे एक दूसरे के खिलाफ ऐसी नेगेटिव मुनाफरत ना फैलाएं कि कोई भी कल को बंदूक उठा के आपकी बात से एजिटेट होकर किसी पे फायरिंग कर सकता है। और माजूद के साथ हमने ये देखा है, भी आपको याद होगा। हाँ जी, हमने ये केसेस देखे हैं। अच्छा अली भाई, टाइम कम है, ये जो जुडिशियल कमीशन बनाने की रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से, आप बीइंग सीनियर मेंबर PTI इससे मुतमईन है नंबर 1, और क्या इसके बाद, वैसे आपने भी जिक्र भी किया कि अगर तहकीकात हो जाती है, लेकिन दोबारा जरा क्लियर कर दीजिए, तहकीकात हो जाती है, जुडिशियल कमीशन बन जाता है, जो नताइज इस तहकीकात के बाद सामने आएंगे PTI उस पर बिनोअन अमल करेगी या उस पर भी आपको एतराज होगा? नहीं, अभी से हम आपको ब्लैंकेट किस तरह की कमिटमेंट दे सकते हैं, वो तो जब स्टार्ट होगा उसको फिर देखेंगे। लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली एक ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी उसमें आ जाती है। पहले उसको स्टार्ट होने दें, और हमें उम्मीद है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे एक बेहतर काम इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी जानिब जो एहतजाज हो रहे थे अली मोहम्मद खान साहब पूरे मुल्क के अंदर, उसमें वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को जिम्मेदार करार दिया और तहरीक इंसाफ को कहा है जी उन्होंने कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो सहूलतकारी कर रही हैं, अगर सड़कें खाली ना करवाई गई तो फिर आईनी नताइज जो हैं जो वो फेस करना पड़ेंगे, यानी गवर्नर राज का इनडायरेक्टली इंदिया दिया जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये परसों तरसों बहादुर शाह जफर साहब के कोई मेरे ख्याल में कोई 150-200 साल शायद पूरे हो गए हैं जो उनके साथ जो हुआ था, और वो भी आखिरी दौर में इसी तरह एक लाचार किस्म के वो बादशाह थे। ये हमारे लिए अलमिया है। तो इसी तरह ये जो मौसूफ हैं, ये जिस तरह की बातें करें, कौन सा गवर्नर राज, कैसा गवर्नर राज, उसके लिए आर्टिकल 232 उठा के देख ले, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किधर पूरी होती हैं। आपकी कौन सी प्रोविंशियल असेंबली गवर्नर राज के हक में रेजोल्यूशन पास करेगी, या उसके पढ़ तो लिया करें। 10 साल राणा साहब आप लॉ मिनिस्टर रहे हैं, पढ़ लिया करें, हमें पता है आप कितने काबिल हैं, थोड़ा किसी से मशवरा ले लिया करें। आपने रेजोल्यूशन कैसे लेंगे, और अगर फर्ज करें आप कहते हैं कि नहीं करना ही करना है, तो वो तो सदर साहब ने करना है। तो मेरी मालूमात के मुताबिक तो आरिफ अलवी साहब हैं, और आखिरी मालूमात के मुताबिक वो हमारी जमात से ताल्लुक है।
अच्छा, आखिरी मालूमात के मुताबिक आपकी ही जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, मुतहर्रिक भी हैं इस हवाले से। खैर, आखिर में अली भाई आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या नताइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 15 दिन का मजीद अल्टीमेटम दे दिया है कल, और इससे पहले मैं कुछ तजियाकारों को पढ़ भी रहा था और कल हमारी बात भी हो रही थी। कुछ तजियाकारों का ये कहना है कि बड़ा थका दिया आपने अपने वोटर को। आप तारीख देते हैं, लॉन्ग मार्च शुरू होता है, 5-6 दिन पहले आपके वोटर्स निकले, फिर उसके बाद ये वाक़या हो गया वजीराबाद वाला, जो कि अफसोसनाक है। फिर अब दोबारा 15 दिन का टाइम तो ऑलरेडी खान साहब दे रहे हैं, उनकी अपनी रिकवरी को भी जो उन्होंने कहा है कि 2-3 हफ्ते की तो वक्त चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि आप का जो एक कोर वोटर है वो थक जाएगा और आप जो इम्पैक्ट लाना चाहते हैं वो शायद ना लेके आ पाए इस लॉन्ग मार्च से? इस पर मैं वही शेर आपको दोबारा सुनाऊंगा जो अलामा का है। आज वैसे भी अलामा का दिन है, और जब आप जद्दोजहद में होते हैं, जब स्ट्रगल में होते हैं, आप थकते नहीं हैं, ना आपको थकना होता है, और आप स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ चेंज करते रहते हैं। और एक सियासी जद्दोजहद है, जिस तरह हवा में जब हवाबाज उड़ता है फाइटर जेट में, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता रहता है, मुख्तलिफ मैनेवरिंग करता है। तो ये एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद है, लेकिन इसमें हम एक रास्ते पे नहीं जा रहे, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ये मुख्तलिफ गलियों से होकर ये रास्ता जो है ये अवाम के पास पहुंचता है और इस्लामाबाद पहुंचता है। तो मैं अवाम के लिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जद्दोजहद है, और कारकुन भी, कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी। आप हमारे साथ मौजूद रहे। अल्लामा इकबाल के कुछ शेरों का हवाला भी दे रहे हैं अपनी सियासी तहरीक के हवाले से, और उनका ये ख्याल है कि उनकी जो जमात है वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रही है, उसको पाए तकमील तक पहुँचाएगी। लेकिन मुल्की हालात इस वक्त जो है वो हमने आपके सामने रखे हैं। वो द बेस्ट, अल्लाह करे बेहतर हो सूरत हाल। इस मुल्की हालात में एक और बात भूलनी नहीं है, याद रखनी है, आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच है। हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाते हैं अपना सेगमेंट फैशन और फन। सेगमेंट फैशन फन में क्या खास होने वाला है वो तो आपको सेगमेंट देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इस सेगमेंट की होस्ट है निम्रा नासिर। वैसे तो वो लॉयर बन रही है, लेकिन बतौर मॉडल भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं, रैंप पर भी वॉक कर चुकी हैं। तो इस सेगमेंट में देखते हैं क्या दिखा रही है हमें। $16,500 बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेरे लिए। तो वैसे हमें कौन सी शादी की शॉपिंग करनी है, चले आगे चले। आज ये ले ले ट्राउजर शर्ट 2 पीस सूट, बहुत प्यारे कलर हैं, प्रिंट है मेरे पास, लो प्राइस पे। दिखाएं, ये वाला दिखाएं। हाँ, प्रिंट कलर आपको और मिल नहीं, जाएंगे। इस तरह के नहीं, मुझे थोड़े कलरफुल दिखाएं जरा। देख लें मैम, सारे कलरफुल हैं, कपड़ा क्वालिटी भी फाइन है, श्रिंक पेड नहीं होगा, स्टफ की स्टिचिंग की हर तरह की गारंटी है। ये वाला दिखाएं। ये ले, हाँ ये खूबसूरत है। और देख लें, ये ब्लू है रेड के साथ। ये दोनों जोड़े मुझे बहुत खूबसूरत लगे हैं। क्या कीमत है इसकी? ये 2550 की है। 2550 बहुत ज्यादा महंगे हो में जाएंगे। से कौन सा लेना बता दें आपको। मुझे तो 1000 के चाहिए। 1000 बहुत कम है, रिजनेबल कर देता हूं। नहीं भाई, आपको 1000 में ठीक है, मुझे तो 1000 के अच्छे लगे। आप 23 दे देना, आपको 250 लेस कर देता हूँ। नहीं भाई, ये ले रखे। चलिए, आपकी रिस्पेक्ट है, डिस्काउंट नहीं है, बात सुनिए, आप 2000 दे देना। 2000 भी बहुत महंगा हो जाएगा। ये सिर्फ बहन के लिए है। मुझे 1200 में ही चाहिए, 1200 से 1 रुपया ऊपर नहीं, ये 2000 में फाइनल। नहीं, 2000 में तो नहीं चाहिए, ये ले पकड़े। थैंक यू। नहीं, ठीक है। चलिए आज ही देख लें मैम, ट्राउजर शर्ट 2 पीस 3 पीस, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स आ गए आज। ये कुछ अच्छा लग रहा है, दिखाएं। इसमें और भी कलर्स आपको काफी प्रिंट मिल जाएंगे डिफरेंट में। ये देखिए क्या कलर है, ये सभी डिफरेंट लुक में। नहीं, प्लेन नहीं चाहिए, प्लेन नहीं, ऑल ओवर का फैशन है, ऑल ओवर दिखाएं। ये देखिए ऑल ओवर में देखें, ये कलर है, ये देखिए फ्लोरल में,
एक इसमें ये कलर है, ये एक वाला ये दिखाएं मस्टर्ड है। आप। ये रहने दे, जिससे आगे बटन हैं ये वाले रहने दे फिलहाल। तो ये तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। क्या दे रहे हैं, कितने का देंगे? ये 1500 में 2 पीस फिर तो बहुत महंगे। नहीं कम ये करें, तो बहुत ज़्यादा है। डिस्काउंट पे मैं मिलेगा। 1000 में लेके जाऊंगी। मैम इतने की हमारी अपनी कॉस्ट नहीं अपनी नहीं, बस मुझे तो 1000 का ही चाहिए। 1000 का ही दे। आप 1350 दे देंगे। 1350 नहीं भाई, मैम आपको बता रही सबसे अच्छी प्राइस है हमारी। तो क्या कहते हैं 1350? नहीं बहुत ज़्यादा है, रहने दें। चले पांशुद कोल्हापुरी ओपन चप्पल स्लीपर्स वगैरह। भाई मुझे इस कपड़ों के साथ कोई खुस्सा दिखाएं। ये देखें, या तो ग्रीन अच्छा लगेगा या पिंक, इन दोनों में से कोई दिखाएं। मैं दोनों ही दिखा देता हूँ। दोनों दिखा दे, शुक्रिया। बैठे हैं आप शूज सारे। दिखाएं। और ग्रीन भी, ये दोनों अच्छे लग रहे हैं जी। तो नाजरीन, ग्रीन या पिंक? मेरे ख्याल से मैं पिंक के साथ ज़्यादा जाऊंगी, तो पिंक दिखाएं। इसका दूसरा पाँव भी दिखाएं। खूबसूरत तो है, लेकिन मुझे लगता है बहुत फैंसी हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा फैंसी लग रहा है। आई गो विद दिस वन। ठीक है, कंफर्टेबल भी। अच्छा, तो क्या कीमत है फिर इसकी? इसकी 1250। 1250 जी। 1250। हाँ जी। भाई बहुत ज़्यादा है, मैं तो 500 का लेके जाऊंगी। 500 वाला है नहीं, 500 का लेके जाएंगे वरना बजट आउट हो जाएगा। ये ले भाई। 500 वाला है नहीं। कितने पैसे का दे लेना रहे? आपने कुछ मुनासिब बात कर ली। मुनासिब बात कर रही हूँ। 500 1100 हो जाएगा। नहीं इतना 500। मार्जिन नहीं होता। 800 वाला है ये फाइनल। ये लेंगे, पकड़े 500। नहीं 500 वाला नहीं, 800। सही है। ये देख लें, छोटे हाँ छोटे। बहुत खूबसूरत है। हमारे खुस्सों में गोल्डन रंग था, तो हम इसमें गोल्डन रंग खरीदेंगे। ठीक है, ये वाले बताएं कितने के हैं? 200 के हैं। 200 नहीं भाई, 150 दूंगी। 150 नहीं 200 150 भाई, मैं 150 ये ले पकड़े, ये 150 में दे देगा मुझे। चलें ठीक ठीक है। है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमारे पास हमने 2000 में भी नहीं, बल्कि 1950 रुपये में खरीदे कपड़े, जूते और साथ झुमके, और अभी भी 50 रुपये बच गए हैं। खैर, अब चलते हैं मेरे घर और वहाँ मैं आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी किस तरह से आप ये कपड़े स्टाइल कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत लग सकते हैं आज के ट्रेंड के साथ। चलिए, ओके बाय। प्रोग्राम में आप कुछ बात करते हैं क्रिकेट की। इतना दुखी हो के बात करने के पहले लिए। मैंने कहा कि जरा एक्साइटमेंट से आए, लेकिन भाई एक्साइटमेंट हम शो करेंगे 1+4 5 बजे मैच तकरीबन खत्म हो जाएगा ना। 4 घंटे का, तो 5 बजे के हम बाद कल ही आएंगे। करेंगे, कल ही उसके बाद आएंगे। नहीं। खैर जी, आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच है। अब सही है। पाकिस्तान I वर्सेस like this न्यूजीलैंड match। मैच है। T20 वर्ल्ड कप है, सेमीफाइनल है, ऑस्ट्रेलिया का मैदान है और पाकिस्तान टीम के ऊपर पूरी कौम की नजरें हैं ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया की भी नजरें हैं, क्योंकि ये वो टीम है जो कि तकरीबन बाहर हो गई थी। ये बात दुआओं के सारे वापस आई। बताना बहुत जरूरी है कि हम जिम्बाब्वे से भी हार गए थे और भारत से भी हार गए थे। बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट हमारे थे, लेकिन हार गए थे और चांसेस नहीं थे कि हम वापस आएंगे। एंड देन नेदरलैंड्स डिड द मैजिक एंड वी आर इन द सेमीफाइनल। थैंक यू नेदरलैंड्स। लेकिन उसके साथ साथ जी, आज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो कह लेना सेमीफाइनल है, और इस सेमीफाइनल के बाद फैसला होगा भारत और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच होगा, उसमें पता लगेगा जी फाइनल में हम जा रहे हैं या नहीं। वैसे तो आज ही पता चल जाएगा। अच्छा जी, हमारे साथ अब्दुल माजिद अवान मौजूद है। अब्दुल माजिद, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हमने आपको छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह इस मैच के लिए, तज्जिए के लिए बुलाया है। आप बता दें मैच जीतेंगे कि नहीं? मैच मैं बता रहा हूँ ना, जो प्रिडिक्शन कर रहा है इस मैच की कि पाकिस्तान जीतेगा या न्यूजीलैंड, वो बिल्कुल गलत कह रहा है। ये मेरे ख्याल से ये पूरा T20 वर्ल्ड कप भी इस तरह रहा है कि आपने जो प्रिडिक्शंस की हैं वो गलत हुई हैं।
बहुत रेयर ऐसे मैचेस हुए हैं जहां बिल्कुल प्लेन जो है ना एक टीम ने दूसरी टीम को हरा दिया। तो इट वुड बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट फॉर क्रिकेट। बस के बाद मैं यही कह सकता हूँ, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाकिस्तान जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा। हम आपकी मोहतात राय का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान का वैसे ट्रैक रिकॉर्ड सेम रहा है। हम पहले क्या कहना चाहिए, गिरे फिर संभले और ऐसे संभले कि अब हम सेमीफाइनल में आ गए, टॉप 4 टीम्स के अंदर हैं। हमारी रैंकिंग को भी थोड़ा सा बेहतर, हमारी रैंकिंग भी बेहतर हुई है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कॉन्फिडेंस है एक बड़े मैच के लिए, वो बड़ा मैटर करता है। माजिद, आपको मालूम है कि प्लेयर्स किस कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड के अंदर उतरते हैं। वो कॉन्फिडेंस का एज किसको देंगे आप? न्यूजीलैंड को देंगे जो कि बहुत अच्छे से इस इवेंट को लेकर आया है, या पाकिस्तान को देंगे जो कि फ्लक्चुएशंस का शिकार रहा है, लेकिन इन दी एंड फिनिश बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान ने? देखिए, ये पाकिस्तानी जो है ना, ये अपने दिन पे और दुआओं पे बहुत चलते हैं। तो दिन और दुआओं पे है इनका कॉन्फिडेंस और इनकी वो जो एटीट्यूड होता है एक फील्ड में, आपका विनिंग एटीट्यूड, वो सब पाकिस्तान के लिए मैटर ही नहीं करता। ये बाकी टीमों के लिए मैटर करता है। जैसे न्यूजीलैंड के लिए दे प्लेड अ वेरी गुड टूर्नामेंट। ओपनिंग स्टेजेस में उन्होंने प्रॉपर पहला मैच उन्होंने बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को जो है वो नाको चने चब्बाए और 80 रन से हरा के ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने के लिए मेन कैरेक्टर न्यूजीलैंड ही था। तो फॉर्म अच्छी है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, उनके प्लेयर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप उनके टॉप ऑर्डर शुरू करें तो फिल एलन जो है वो इतने छक्के मार रहे हैं कि हम गिन नहीं पा रहे। आपके उनके विकेट कीपर, बैट्समैन, उनके सारी टीम जो है ना इस वक्त क्लिक कर रही है। हमारे पास प्रॉब्लम अभी भी बैटिंग में कॉन्फिडेंस का है। आप देखें, कल ऑप्शनल ट्रेनिंग की, बाबर ने जाके फिर भी प्रैक्टिस की। तो बाबर को नजर आ रहा है हमें कि बाबर कितना लो ऑन कॉन्फिडेंस है कि उन्हें जाके आप एक एक्स्ट्रा दिन की जो है प्रैक्टिस करनी पड़ रही है कि यार किसी तरह बल्ले पे मिडल हो जाए। और 1-on-1 की सिचुएशन जो मैं बात करूं, वो एक और वजह जो मैं कह रहा था कि मैं नहीं बता सकता पाकिस्तान जीतेगा या न्यूजीलैंड, क्योंकि अभी तक हमने 28 मैचेस खेले न्यूजीलैंड से T20s, 18 जीते हैं, 11 हम हारे, सॉरी 29 हो गए। तो 18 जीतने के बावजूद और 11 हारने के बावजूद आज तक हम ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर नहीं खेले। तो ये एक नया इम्तिहान होगा कि दोनों टीम्स नई कंडीशंस में किस तरह परफॉर्म करती हैं। न्यूजीलैंड में हमने ज्यादातर न्यूजीलैंड को हराया ही है और सब कॉर्नरिंग कंडीशंस में भी हमने न्यूजीलैंड को हराया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पे आज ये पहली दफा पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेल रहे हैं। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी कि दोनों टीम्स किस तरह परफॉर्म करती हैं। सही। अब्दुल माजिद, जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो सब इस वक्त 1992 के वर्ल्ड कप से सारे सिनेरियो को तशबीह दे रहे हैं। वो कह रहे थे ये वही सिनेरियो है जो 1992 में था। कल शोएब अख्तर को भी मैं सुन रही थी। तो आपको लगता है कि ये सिनेरियो कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट हो रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल्स के अंदर आए और फिर जीते भी? देखिए, 92 में भी बारिश हुई थी, फिर मैच एक डिले हो गया, फिर एक पॉइंट मिल गया और फिर ऐसा हो गया, वैसे हो गया। ये सब चीजें हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए अच्छी होती है, बट ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे मैटर करती है। 2009 का जब T20 वर्ल्ड कप जीते थे तब भी कंपैरिजंस हुए थे कि जी ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो इसलिए वो बस आप ये समझ लें कि अगर होता है ना कभी एक अच्छी फिल्म बनती है तो फिर हर बंदा जो है कहता है कि जी फलानी फिल्म में उस फिल्म की झलक थी। तो वो 92 का हमारा वर्ल्ड कप, वो हम दफा कोई बड़ा टूर्नामेंट जीते थे, तो इसलिए हर चीज में आपको उसकी दिखाना एक दिखेगा, आपको हर बंदा उसमें आपको झलकियां दिखाएगा कि देखिए 92 में ऐसा हुआ था। जावेद भाई रात को लाइव शो में होते हैं, उनसे भी बात हुई तो वो कहते हैं कि यार वो एक मौजज़ा था, ये भी एक मौजज़ा है कि हम सेमीफाइनल में चले गए। तो होप फॉर द बेस्ट, दुआएं करें। दुआओं से पाकिस्तान टीम बहुत चल रही है आजकल। दुआओं से सेमीफाइनल में आ गए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम फाइनल जिता देंगे, आप फिक्र ना करें। अच्छा माजिद, गेम प्लान पे थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या गेम प्लान होना चाहिए बाबर का एंड टीम पाकिस्तान का आज? सॉरी, मैं क्वेश्चन मिस कर गया। गेम प्लान क्या होना चाहिए आज? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इट्स वेरी सिंपल। आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो फिर अच्छी बैटिंग करें, पहले बॉलिंग कर रहे हैं। ये देखें, जब ऐसे मौके आ जाते हैं ना, जब आपको बिल्कुल क्रंच मैच होता है, नॉकआउट, तो सबसे बेहतरीन होता है कि आप अपनी बेसिक्स पे काम करें। आपकी जो बेसिक्स है कि भाई इधर की गेंद इधर खेलनी है, इधर की गेंद इधर खेलनी है, बॉलिंग यहाँ पे करनी है इस पिच पे, ये बहुत बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं ना, जब आप इनको फॉलो करते हैं तो आप जी। नेदरलैंड्स का मैच अगेन वो एक एग्जांपल है। नेदरलैंड्स पाकिस्तान तरजीह क्या दे? क्या पाकिस्तान एक अच्छा टोटल सेट करके उसको डिफेंड करने को तरजीह दे इन केस इफ वी विन द टॉस, या फिर पाकिस्तान चेस करने पे जाए? मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अगर टॉस जीत गया तो वो डिफेंड करने ही जाएंगे, क्योंकि इस वक्त बैटिंग जो है ना वो अंडर कॉन्फिडेंस, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है। तो वो कुछ ना कुछ जो भी हो, 130-40 या क्या पता 200-250 भी, कुछ भरोसा नहीं है पाकिस्तान का ऑन द डे। तो दे विल गो फॉर डिफेंस, क्योंकि बॉलर अभी चल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले मैच में 4 विकेटें ली। हारिस रऊफ थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, लेकिन वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो विकेट्स नहीं ले रहे, वो रन रोक रहे हैं। तो लोग काफी
कर रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, अचानक से बैठ क्यों गए। तो हारिस राउफ बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे, वो रन्स रोक रहे हैं जिसकी वजह से दूसरे बॉलर्स को विकेट्स लेने का टाइम मिल रहा है। हारिस राउफ भी चल रहे हैं, शादाब तो मतलब ऑल राउंड परफॉर्मर चल रहे हैं, सब बैटिंग में भी आके छक्के मारते हैं, बॉलिंग में भी विकेट्स ले रहे हैं। तो जो हमारी स्ट्रेंथ इस वक्त दोबारा से एज यूजुअल सदियों से है बॉलिंग, वो वापस स्ट्रेंथ है, तो दे शुड गो फॉर डिफेंस। बाकी कंडीशंस देखें, वो जो पिच उस दिन उस घंटे की स्थिति है ना, वो आप बेहतर बंदा देख के बेहतर बता सकता है। तो वो तो जब 12:30-1 बजे जो पिच कंडीशन पर टॉस आएंगी उससे हमें पता चलेगा कि पहले। अच्छा अब्दुल माजिद, ऑब्वियसली बाबर, सॉरी मैं आपकी आवाज़ हमें कट गई, बाबर के हवाले से उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो फॉर्म में नहीं है और ऑब्वियसली हमने देखा भी, लेकिन अब चूंकि कहते हैं ना बड़े मैचेस में बाबर बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं और इंशाल्लाह आज करेंगे भी, वी होप दैट। व्हाट डू यू थिंक कि 1 डाउन आने के हवाले से बाबर को जो ट्वीट्स आ रही थी, बहुत सारे लोग इस पर कमेंट्स भी कर रहे थे, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और बाबर का फॉर्म में आना आज के मैच के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बाबर के लिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, सब लोग यहाँ वहाँ की बात करते हैं, मेरा सिंपल सा है, उसको कोहली का जो स्क्रिप्ट है ना वो फॉलो करना चाहिए। कोहली की इतनी बुरी फॉर्म चल रही थी, उसने एक तो पहले ब्रेक लिया, बाबर को सबसे पहले तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट कोहली ने की वो ये की कि कोहली ने अपने खेलता रहा लेकिन अपनी फेवरेट पोजीशन 1 डाउन पे खेलता रहा। तो बाबर when came into the team he was a 1 down player। बाबर पता नहीं क्यों ओपन पे चला गया है, मैं ये नहीं कह रहा वो बुरा ओपनर है, इज अ वेरी गुड ओपनर, बट ही इज अ नेचुरल। उसके लिए नई बॉल आती हुई स्विंग करती हुई नहीं अच्छी होती, उसको नहीं समझ आती, खेल गया था अच्छी बात थी, अब नहीं खेल पा रहा, तो ही शुड कम डाउन टू हिज नेचुरल पोजीशन। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि नेचुरल जब आप चीजों पे चले जाते हैं तो आपको आसानी हो जाती है। ओपनिंग में उसको सोचना है 6 ओवर में कितना स्कोर लगाऊं सोचना है, 1 डाउन में उसको ये सब नहीं सोचना पड़ता। तो ही नीड्स टू गो बैक नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। जब वो अपनी नेचुरल फॉर्म में नेचुरल चीजों में जाएगा तो उसको वापस फॉर्म वापस आ जाएगी। कोहली की वापस आ गई, कोहली बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो आप प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं, क्या आज के मैच में जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस है वो हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार भी होगी? इफ्तिखार देखिए, बहुत अच्छा खेलिए, मुझे बहुत खुशी है कि उस बंदे ने बोल के जो है ना ऑस्ट्रेलिया में जाके छक्के मारे। ये बहुत बहुत मुश्किल काम होता है बोल के करना, तो उस बोल के जाके 50s किए हैं। तो मैं यही कहूंगा इफ्तिखार मिडिल ऑर्डर में हमने जितना उनको भरोसा किया था कोई प्रैक्टिस मैचेस में, वो प्रैक्टिस मैचेस का भरोसा ऑस्ट्रेलिया में डिलीवर किया है और ये बहुत अच्छी बात है। नवाज मुझे जो है ना इंडिया के मैच के बाद से बहुत आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं। ये एक बहुत बुरा साइन होता है एक प्लेयर के लिए कि यार उसको ना बोलिंग। क्रिकेटिंग एक्सपर्ट होने के साथ साथ माजिद, सिंस यू आर अ जर्नलिस्ट, तो मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आज 22 करोड़ है, मैं 24 करोड़ कहता हूँ, पाकिस्तानी तो देख ही रहे हैं मुल्क में जहां पे भी हैं और मुल्क से बाहर भी। इस वक्त 1.25 अरब इंडियंस की भी नजर होगी आज के मैच पे। व्हाट डू यू थिंक, डू इंडियन वांट्स पाकिस्तान टू विन टुडे, डू यू थिंक, या चाहते हैं कि नहीं बाहर हो जाए हम, क्या लगता है आपको? ये जर्नलिस्ट से जो आखिरी कल बात हुई थी वो सिंपल ये कह रहे हैं कि भाई हम तो चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर ऑफ अ मैच। वो एमसीजी का जो ग्राउंड है ना, उधर आपको लिटरली पाकिस्तान की तरह छतों पे भी लोग शायद बैठे हुए मिल जाए फिर, तो ये होगा, अच्छा मैच होगा। बस इंडिया इंग्लैंड से जीत जाए। लेकिन आप वैसे देखें तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया में चोक इन द सेमीफाइनल और पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल होगा। पाकिस्तान को तो वो पहुंचा चुके हैं जो पाकिस्तानी फैंस हैं, उनके मतलब में भाई दुआओं से सेमीफाइनल जब इतनी मुश्किल से आ गया तो सेमीफाइनल तो मजाक। मतलब ये तो वाकई अब्दुल माजिद, हम तुक्का खेले, दुआएं खेले, समझ नहीं आई, सो के उठे और पाकिस्तान सेमीफाइनल में था। दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द डे, बट स्टिल सॉरी जी मैं कह रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान की जा रहा था, मैं ट्विटर पे था और इतनी ट्वीट्स आ रही थी 5 बजे, मैंने कहा यार कभी मतलब और किसी काम के लिए भी इतना जल्दी उठ जाओ तो बस यही तो बात है, क्रिकेट लविंग नेशन है, हम क्रिकेट को बहुत जज्बाती होकर देखते हैं। एंड वी होप एंड वी प्रे इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल्स में जाए और फाइनल भी जीते और ये ट्रॉफी लेकर आए। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद अवान फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। ऐसा स्पोर्ट्स तज्जियाकार अब्दुल माजिद अवान मौजूद थे। उनके मुताबिक कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी फैंस अभी तक फाइनल में पहुंचा चुके हैं। बिल्कुल, मन्नतें मान लीजिए, अगर आप बिलीव करते हैं इसके ऊपर, दुआएं भी मांग सकते हैं आप। और माजिद ने कहा था जिस आज दिन होगा वो चलेगा, दिन तो माजिद बुद्धि है, परफॉर्मेंस अलग करे, बेहतर हो जाए, दैट्स व्हाट आई कैन प्रे फॉर। ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान, जीतो यारो, हमें तुमसे प्यार है, बेहतर खेलें, अपना बेस्ट करें और रिजल्ट जो भी होगा इंशाल्लाह। क्रिकेट है, किसी एक नहीं जीतना है, सो बी काम। टेलीविजन अब नहीं तोड़ते वैसे लोग, मुझे हाँ नहीं अब रिमोट अब रिमोट तोड़ते हैं, रिमोट के हद तक ठीक है, नया आ जाएगा। ब्रेक लेते हैं जी।
एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब आपको मिलवाते हैं निहायत ही होनहार, ज़हीन और काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी तालिबा जिनका नाम है मरवा बसरा, जिनको एक दिन का एजाजी डेप्यूटी कमिश्नर बनने का एजाज़ हासिल हुआ। मरवा बसरा ने हालिया मैट्रिक रिजल्ट पे 1072 नंबर लिए थे और एक दिन एजाजी डेप्यूटी कमिश्नर डीसी ऑफिस में वालिदा और बहन भाई और अफसरान के हमरा इन्होंने पौधा लगाया, मार्केट्स का विजिट किया और साथ साथ प्रोटोकॉल और मराद के हमरा अवामी मसाइल इनको देखने का मौका भी मिला। भाई जबरदस्ती हो गया। मरवा आजकल सोशल मीडिया की जीनत तो है ही, हमने कहा हमारे शो में भी जरा मरवा से अर्ली मॉर्निंग गपशप लगाई जाए। मरवा वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं डीसी साहिबा? मरवा को हम सुन नहीं पा रहे। मरवा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ऑलराइट, आप उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी माशाल्लाह, हशाश बशाश। एक तो बहुत ही जबरदस्त बात है इतनी यंग एज के अंदर इस एजाज का हासिल करना। क्या ये शौक था? एक टिपिकल सवाल है लेकिन पूछना जरूरी है। ये कैसे हुआ? इसका सारा क्रेडिट मैं डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सर इमरान हामिद शेख को देना चाहूंगी, जिन्होंने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी। मेरी मामा हमेशा से हमें ऑलराउंडर बनाना चाहती थी और हमने हमेशा हर मुश्किल चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी मेहनत को जारी रखा है। और अल्लाह का शुक्र है सर इमरान हामिद शेख ने फिर हमें अपॉर्चुनिटी दी और मैंने इसको अवेल किया और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा वो किया। जबरदस्त। अच्छा मरवा, ये बताएं कि ऑब्वियसली एजाजी डेप्यूटी कमिश्नर बनना, फिर उस प्रोटोकॉल को एंजॉय करना, उसकी जिम्मेदारी भी ऑब्वियसली अपने आप में बहुत बड़ी है। सो ये जो टोटल प्रोसेस था ये किस तरह से था? आपको किस तरह से ये मौका मिला कि आप डीसी ऑफिस में जाएं, वहाँ इन सारी चीज़ों को देखें और ऑब्जर्व करें? ये पूरा प्रोसीजर था। मैट्रिक में जिन बच्चों ने 95% से ज़्यादा मार्क्स लिए थे वो इसके लिए एलिजिबल, उन्होंने अपने फॉर्म सबमिट करवाए और इसके लिए ना सिर्फ बच्चों की निसाबी सरगर्मियों को देखा गया बल्कि हम निसाबी सरगर्मियों को भी मलहूज़े खातिर लाया। तो उस फॉर्म पे आपके मैट्रिक के रिजल्ट के 40 मार्क्स थे, इसी तरह 20 मार्क्स आपके वो क्या उसके थे आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ के थे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के और बिहेवियर के, मतलब वो एक पूरा फॉर्म था जिसके अंदर हर एक्सपेक्ट से आपको चेक किया गया था। उसके बाद उस फॉर्म में जो बच्चे फैसलाबाद से टॉप 20 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था और उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अच्छा। इंटरव्यू का एक पैनल था जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे, डीईओ एजुकेशन थे, सीईओ एजुकेशन थे। उन्होंने हर बच्चे का इंटरव्यू लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस इंटरव्यू में भी टॉप पे आई और इससे मौका दिया। बहुत ही जबरदस्त बात है भाई। इसका मतलब सिर्फ बच्चों के लिए पढ़ाई काफी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो आपका बिहेवियर है, आपका लोगों के साथ बर्ताव है, कॉन्फिडेंस है, वो सब काउंट करता है। जितने बच्चे देख रहे हैं ये देख लीजिए। अच्छा भाई मरवा, ये बताइए कि जब आप डीसी बनकर पहली दफा दफ्तर में गई, बड़ा प्रोटोकॉल होता है, डीसी एक पूरे जो है ना जिले को देख रहे होते हैं, पूरे इलाके को देख रहे होते हैं, तो कैसा महसूस हुआ आपको? क्या फील क्या थी उस वक्त? फीलिंग क्या थी? बहुत अच्छा महसूस हुआ और ऐसा लगा कि जिस चीज के लिए मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी शायद मुझे उसका वो हासिल हो गया। और जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भरी कि अब इस लेगेसी को कंटिन्यू रखना है। और मैंने इस सफर के दौरान बहुत कुछ सीखा भी और अब मुझे इतना जज्बा मिल गया कि मैंने अपनी जो मेहनत है उसको बरकरार रखना है और एक दिन हमें परमानेंटली उस सीट पर जाकर बैठना इंशाल्लाह। तो कोई हुक्म वगैरह भी सादिर किया आपने? महंगाई वगैरह किसी ने ओवर प्राइसिंग की भी हो, आपने मार्केट्स का भी दौरा किया, तो कोई मरवा कुछ ऑर्डर किया आपने एक दिन के लिए? कोई तब्दीली लेके आई आप? मरवा आपको आवाज आ रही है? मरवा सुन पा रही हैं आप हमें? मरवा की आवाज मुझे लगता है हमें नहीं आ रही है। मरवा से दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मरवा बसरा हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने अभी मैट्रिक के जो रिजल्ट आया 1072 नंबर लिए थे। मरवा आपको आवाज आ रही है? जी हाँ। चले सवाल हमारा मुख्तसर से ये था, मरवा कोई हुक्म वगैरह सादिर किया आपने जब डीसी बनी? आपने विजिट किया, मार्केट्स देखी, तो कोई आपने ऑर्डर किया, कोई तब्दीली लेके आई एक दिन में आप? नहीं पा रहे हैं, का कुछ मसला चल रहा है, लेकिन मरवा को जी एक दिन का एजाजी डी कमिश्नर बनाया गया और प्रॉपर प्रोसेस था जी।
जिसके तहत मरवा को ये मौका मिला। इसके मैट्रिक के रिजल्ट में 95% मार्क्स तो लेना ज़रूरी था ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, फिर इंटरव्यू को क्लियर करना, ये सारा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था और इस प्रोसेस को बहुत सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे। मरवा, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक हो गया। मरवा, इमरान का एक सवाल था और इमरान खुद ही पूछा। जी, मैं ये कह रहा था कि आपने जब एक दिन के लिए डीसी बनी, कोई हुक्म दिया, कोई तब्दीली लेके आई, मार्केट में भी आप गई, ओवर प्राइसिंग को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर कोई हुक्म भी एडमिनिस्ट्रेटिवली दिया आपने? जी, मैंने काफी स्टोर्स चेक किए थे। कुछ स्टोर्स पे मैंने सिर्फ वार्निंग दी और चेजअप पे मैंने उनको फाइन भी किया और मुझे लगता है कि अब उसका मुस्बत असर कोई सामने आएगा। और वो वार्निंग आपने कैसे दी, जरा दीजिए, जरा बताइए क्या कहा जब आपने देखा कि कीमतें ज्यादा हैं, कैसे वार्न किया आपने उनको? उनको शर्मिंदा को अपनी बात कर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे वार्निंग देना ठीक था फाइन के बजाय, और अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ऐसा नहीं करें। तो मरवा, ये जो आपको रियलाइज भी ऑब्वियसली होता है, हम जब आप एज ए स्टूडेंट और फिर इस तरह से एक बड़े ओहदे की जगह पे एजाजी तौर पे जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आपको कितना ज़्यादा लगा कि इन लोगों पे जिम्मेदारी कितनी होती है और इनके लिए चैलेंजेस कितने होते हैं? जाहिर सी बात है, जब एज अ व्यूवर किसी चीज को देखते हैं तो हमारे लिए किसी पर भी उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब मैं उन जगह पर जाके बैठी तो मुझे एहसास हुआ कि उनको एक छोटा सा फैसला करने के लिए भी कितनी सारी बातों को मद्देनजर रखना पड़ता है। मुझे कि हमारी जो पब्लिक है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट नहीं करती। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी तरक्की के लिए बहुत सरगर्म है और मेरा ये ख्याल है कि एक दिन के लिए किसी भी बच्चे को डिप्टी कमिश्नर बनाना इस बात का सबूत है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस कौम के बच्चों को, इस कौम के नौजवानों की किरदार साजी के लिए किस कदर सरगर्म। अब मेरा ख्याल है जरूरत सिर्फ इसी बात है कि हम उनके इक़दाम को सराहें, उन पर इल्जाम चीजों का हर चीज अपने तौर पे मुश्किल है। मरवा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना है आगे? परमानेंटली आपने कहा अपने सीट पे बैठे, लेकिन उसके अलावा क्या सोचा है अपने लिए? इंशाल्लाह मैं MBBS करूंगी बैचलर डिग्री के लिए और उसके बाद CFA। जबरदस्त। एंड को मैसेज देना चाहे हमारे देखने वालों को, बहुत सारे यंग बच्चे आपको देख रहे होंगे, वो भी चाहते होंगे एक दिन के लिए एजाजी डिप्टी कमिश्नर बने, उनको क्या कहेंगी? मैं बस यही कहूंगी कि हार का खौफ दिल से निकाल कर जीत की लगन पैदा करें। हमेशा आपको जीत नहीं हासिल हो सकती, पहले हारना भी सीखें। वो कहते हैं कि मजा हार कर भी हंसते रहो, हमेशा जीत की जाना कमाल थोड़ी है। मुझे भी बहुत जगह पे नहीं भी आती थी, लेकिन उस चीज से सीखे। हर जगह आप काम अच्छा कर, अगर आपसे कोई गलती भी हुई है अपनी गलती से सीखे और बस सीखने की जुस्तजू में रहें, इंशाल्लाह आपको एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। बस मरवा, आप वाला कॉन्फिडेंस मैट्रिक में मुझे होता ना, मैं डीसी होता लेकिन नहीं आया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस मरवा। बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, माशाल्लाह यू गॉट अ शाइनिंग फ्यूचर इंशाल्लाह। जिस तरह की आपने मार्क्स नहीं, आपके असातिज़ा, आपके वालिदैन और ऑफ कोर्स डीसी साहब जिन्होंने आपको ये एजाज दिया, ये सभी लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक। इट्स अ ग्रेट एग्जांपल। थी मच मरवा फॉर जॉइनिंग अस। मरवा बसरा हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पर डालकर पर्दा ए इकबाल, अपने किरदार पर डालकर पर्दा ए इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए। हीरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज
Ladies and gentlemen, we present you Shaz the Band। इस वक्त हमारे साथ एक्सप्रेस स्टूडियोज में मौजूद हैं और ज़मीर खावर जिनको आप सुन रहे थे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ दानिश ऑन ड्रम्स। थैंक यू वेरी मच बॉयज, क्या बात है, आपने बड़ी जैजी किस्म की और रॉकिंग किस्म की मॉर्निंग कर दी एक बाल डे के हवाले से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आप लोगों का शुक्रिया, मतलब आपका शुक्रिया, हमारे जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे याद किया, और आपका शुक्रिया कि आप आए। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा आके। डेफिनेटली बहुत ही रेलेवेंट आपने आ चुके, यौम इकबाल भी है और आपने अल्लामा इकबाल का कलाम भी। अपनी म्यूजिक के हवाले से बताइए, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू गाइस आर डूइंग, थोड़ा सा बता दीजिए। बैटल ऑफ द बैंड 2013 विनर हैं ये, इसका इनेकाद पीटीवी ने किया था। इसके अलावा ISPR का एक कंपटीशन हुआ था, उसमें भी बड़े नुमाया रहे, और इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ है कुआलालंपुर में, राइट, इन मलेशिया, रशिया में। ओके, सो वहां पे भी ये रिप्रेजेंट करके आ चुके हैं पाकिस्तान को। सो दैट्स समथिंग रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल, पाकिस्तान का फर्स्ट सिंगर हूँ जो कि मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान के कल्चर को, और ये रशिया में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने करवाया था ये इवेंट, और बहुत बड़ा इवेंट था, सब स्पॉन्सर था, और पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से 100 जो है वो पार्टिसिपेंट जो है उन्होंने किया था वहाँ पार्टिसिपेट, और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले फर्स्ट टाइम जो है वो नुसरत फतेह खान साहब गए थे, आज से कोई बहुत पुरानी बात है ये। उसके बाद मुझे एजाज़ मिला कि वहाँ परफॉर्म करने का, और एक्सप्रेस का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, वो न्यूज़ देख के और मुझे बुलाया। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं ज़मीर, ऑब्वियसली जिस तरह का म्यूजिक आप लोग करते हो और इंटरनेशनल फोरम्स पे जाना और उस तरह के ऑनर को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस सीरियसली, क्योंकि वहाँ के लोग सीरियसली बहुत अच्छे हैं, टैलेंट को की बहुत कदर करते हैं वो लोग सीरियसली। हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। खैर आई एम नॉट अ गुड सिंगर, मैं सबको कहता हूँ, ना मेरी इतनी औकात थी कि जितनी मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। ये सब माँ बाप की दुआएं होती हैं सीरियसली। और वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इससे पहले भी मैंने दुबई वगैरह तो काफ़ी UK वगैरह परफॉर्म किया है, बट यहाँ का एक्सपीरियंस जो था वो आउटस्टैंडिंग सीरियसली। चलें, बहुत ही। क्या गाया आपने वहाँ पे? वहाँ पे पाकिस्तान के जो हमारे कल्चर सॉन्ग्स हैं वो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था। एक सोलो परफॉर्मेंस और एक सब मिलके परफॉर्मेंस ही, हमारे जितने भी डिफरेंट कंट्री के सिंगर्स थे सब ने। अब आपने हमारे व्यूवर्स के लिए, कॉफी लोग पी रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, उनके लिए जरा कुछ सुनाइए हमें अलग। जरूर क्योंकि हम मेडले करते हैं, तो एक मेडले है, जरूर मैं आपको वो थोड़ा सा सुनाता हूँ जी प्लीज। ऑन सॉन्ग थोड़ा सा मेरा गाना है, उसके बाद एक मेडले में आपको सुनाता हूँ। आजा रे माही आजा, आजा रे माही आजा रे आजा, आजा रे माही आजा रे आजा, बाहों में तू ले ले, आँखों में समा जा, बाहों में तू ले ले, आँखों में समा जा, अब तो आजा रे माही आजा रे आजा, आजा रे माही आजा। मरना
मेरा नाल तेरे सी कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी होना सा प्यार हुआ मेरे यार आए नजर चेहरे हजार वे चंगा नहीं हूं कीता बीबा वे चंगा नहीं हूं कीता बीबा दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया था वे बड़ा पछताया था तेरे नाल जोड़ के तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी होना सा प्यार हुआ मेरे यार होना सा प्यार। बिल्कुल एंड पे पहुंच गए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इट्स टाइम टू साइन आउट। मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह एक फिर से। अल्लाह हाफिज़।